नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार आप सभी दोस्तों को पुनः एक बार दिल से स्वागत करते हैं आपका अपना परिवार आस एजुकेशन परिवार में। कैसे हैं? मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। परेशान होने की जरूरत ना है क्योंकि अब एनसीईआरटी क्लास चल रही है। तो एनसीईआरटी क्लास चल रुक जाओ रे भाई। दुबरा गए हैं लेकिन ठीक भी पढ़ा रहे हैं, कोई बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं, चलते हैं। अब हम क्लास नंबर 7th, ठीक है, क्लास 7th करने की, यानी कि देखिए अध्याय ये मैं कहूँ, अगर भूगोल भी है तो क्लास 7 का है, इसका अध्याय नंबर भी है 7। कह रहे कि मानवीय पर्यावरण माने मानव में पर्यावरण और बस्तियां, परिवहन एवं संचार। यानी कि हमें मानवीय पर्यावरण के बारे में पढ़ना है, बस्तियां के बारे में पढ़ना है और परिवहन एवं संचार के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले अगर मैं आप लोगों से बात कहूं, अगर उदाहरण की मैं बात करूं, तो ये क्या होती है मानवीय बस्तियां? बस्तियां क्या होती है, लिखिएगा। जहां पर जहां पर लोगों को रहने के लिए घर बनाए जाए उसे उसे बस्तियां कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे बस्तियां कहते हैं। क्या कहते हैं? बस्तियां कहते हैं। इसको बढ़िया से हम समझा दे रहे हैं अपने भाषा में, थोड़ा समझिएगा। जब कभी बस्ती की बात आती है तो बस्ती का मतलब क्या होता है? बस्तियां वे स्थान होती है जहां पर लोग अपने घरों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, और उसमें निर्माण करके क्या करते हैं, रहने लगते हैं। उसको क्या कहते हैं? बस्ती। लेकिन फिर अगर कि बताइए कि बस्ती का निर्माण करने के लिए किस किस चीज की आवश्यकता होती है, तो आप क्या जानते हैं? खूब बढ़िया से हमको अनुकूल वहां पे जलवायु चाहिए, हमें जल की उपलब्धता बढ़िया से चाहिए, और वहां पर उपयुक्त भूमि होनी चाहिए और उपजाऊ मिट्टी होनी चाहिए। तो लिखिएगा, लिख लीजिएगा, देखिए लिखिएगा कि बस्तियां बसाने के लिए आवश्यक आवश्यकता किसकी किसकी है? तो सबसे पहले लिखिएगा अनुकूल जलवायु। अनुकूल जलवायु। दूसरा अगर मैं बात कहूँ आपका, तो मिट्टी, अनुकूल मिट्टी या उपयोगी मिट्टी। अनुकूल मिट्टी चाहिए वहां पे रहने के लिए। ऐसा ना है कि आप ले जाकर पहाड़ों पर रख दीजिएगा। ठीक है। तीसरा में उपजाऊ मिट्टी चाहिए। उपजाऊ आपका क्या चाहिए भैया? मिट्टी चाहिए। अगर उपजाऊ मिट्टी नहीं रहेगा तो आपका काम नहीं होगा। ठीक है। और वहां पे भूमि की मात्रा भी अनुकूल और उपयुक्त दोनों होना चाहिए, ठीक ना? वहां पे सबसे बढ़िया जल की उपलब्धता होनी चाहिए। किसकी? जल की उपलब्धता। जल की क्या होनी चाहिए? उपलब्धता होनी चाहिए। इतना मैंने बस्ती को बसाने के लिए आपको जरूरत पड़ेगा। अब इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? अब आगे बढ़ेंगे, ठीक है, चलिएगा। पहला देखेंगे पहला देखेंगे यहाँ पे आप लोग देखे होंगे कि बस्ती भी दो प्रकार की होती है। एक अस्थाई होती है और एक अस्थाई होती है। क्या होती है? एक अस्थाई होती है, एक अस्थाई होती है। तो सबसे पहले अस्थाई देखते हैं। अस्थाई का मतलब क्या होता है? जैसे हम कहीं गए और वहां पर रहे कुछ दिनों के लिए, या फिर वहां से अपना डेरा डंडी हटा के चले। जैसे कि हम गए जंगल में घूमने, वहां पे बस्ती बसा लिए, फिर हट गए। हम मान लीजिए कि अभी गंगा जी बढ़िया ही नहीं है, तो गंगा जी के बीच में जाकर अपना रहन सहन रखे, और जब गंगा जी बढ़िया आई तो खोद के भाग गए। इसलिए कुछ समय के लिए बनाई जाने वाली बस्तियां, लिखेगा, यह कुछ समय के लिए बनाई जाती है। कुछ समय के लिए कुछ समय के लिए बनाई जाती है। बनाई जाती है। ठीक है। बनाई जाती है। लिखिएगा, ये ये आमतौर पर आमतौर पर रेगिस्तान एवं रेगिस्तान वनवासियों एवं वनवासियों वनवासियों द्वारा बनाया जाता है। मैंने बंजारण सुने हैं ना? बंजारण के द्वारा होता है। ठीक है। ये मुख्य रूप से शिकार एकत्रित करते हैं। लिखिएगा, ये लोग ये लोग मुख्य रूप से मुख्य रूप से शिकार के शिकार के तलाश में, एक जगह से
दूसरी जगह तक दूसरी जगह तक जाते रहते हैं। मेरा बात सुनो ना। मान लीजिए कि कोई लोग हैं, अगर झूम कृषि करता है तो झूम कृषि भी इसी तरीके से होता है। जंगल में लोग रहेंगे, वहां के पेड़ पौधों को काटेंगे, जब तक वहां की मिट्टी उपजाऊ रहेगी तब तक फसल उगाएंगे। और जब मिट्टी अनुपजाऊ हो जाएगी तो उसको छोड़ के कहीं और चले जाएंगे, छोड़ के कहीं और चले जाएंगे। आप जानते हैं इस तरीके के बात। अब इसमें हो जाता है मौसमी प्रवास। क्या होता है? मौसमी प्रवास क्या होता है? तो एक बात बताइए। मौसमी प्रवास का मतलब ये होता है मेरे भाई कि जब कभी मौसम के अनुसार लोग इधर से उधर जाते हैं। जैसे गंगा जी में अब पानी कम हो जाओ तो सभी के सभी लोग गंगा जी के जाकर टीला पापन आराम से रही। आ जब गंगा जी बढ़िया जाइ हाँ तो तब सब लोग क्या हो जाई? भाग। सब लोग क्या हो जाएगा? भाग जाएगा। एक बात याद रखे, लिखिए लोगों की मौसमी गतिविधि है, लिखिएगा यह लोगों की मौसमी मौसमी गतिविधि है। गति क्या है भैया? विधि है। यह आमतौर पर खाना बदोश, यह लिखेगा यहां पर, यह आमतौर पर खानाबदोश खानाबदोश जनजातियां, खानाबदोश जन जनजातियां द्वारा जनजातियां द्वारा प्रचलित है। ठीक है, प्रचलित है। क्या है? द्वारा प्रचलित है। क्या है? प्रचलित है। क्या है दोस्त? प्रचलित है। एक बात याद रखिएगा। अब हेडिंग आपके आगे जो भी आएंगे आएंगे, तब तक इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं, जितना आगे आएगा देखा जाएगा, लेकिन वर्तमान में जो है उसको क्या करेंगे, हम देख लेते हैं। ठीक ना? वर्तमान में जो है उसको क्या करेंगे, देख लेंगे। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़े। तो कहिएगा जी सर आगे बढ़िए। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल चलिएगा। अब देखिएगा, ट्रांस ह्यूमंस। ट्रांस ह्यूमंस का मतलब होता है कि एक व्यक्ति एक जगह से दूसरे जगह तक जाता है, उसे ट्रांस ह्यूमंस कहा जाता है। अब हेडिंग डालिएगा अस्थाई बस्तियां। लिखिएगा अस्थाई बस्तियां में लिखिएगा इस तरीका से, लिखिएगा यह पूर्ण रूप से पूर्ण रूप से विकसित बस्ती होती है। यहाँ लोग यहाँ लोग कृषि करने के लिए कृषि करने के लिए अस्थाई रूप से क्या होते हैं? अस्थाई रूप से रह जाते हैं, रहने लगते हैं। क्या होते हैं? रहने लगते हैं। ठीक है, चलिएगा, हो गया। अब इस बस्तियों में क्या होता है, इस अगर बस्ती की मैं बात करूं तो बस्ती दो प्रकार की होती है। जैसे अस्थाई में ग्रामीण बस्ती होती है, एक शहरी बस्ती होती है। तो जो ग्रामीण में हो तो उसे ग्रामीण बस्ती कहते हैं, और जो शहर में हो उसे शहरी बस्ती कहा जाता है। एक बात याद रखिएगा। ठीक है, अस्थाई बस्तियों को फिर से शहरी और ग्रामीण बस्तियों के रूप में बांटा जाता है। तो हम भी थोड़ा सा बांट के देख लेते हैं कि एक बात है शहरी बस्ती। अच्छा, शहरी बस्ती कैसी होती है? तो शहरी बस्ती होती है सर बहुत घना होती है। ठीक है, ये बहुत घना होती है। ठीक है, तो लिखिएगा कि यह शहरों में शहरों में बसने वाले शहरों में बसने वाली शहरों में बसने बसने वाली बस्ती होती है। क्या होती है? ये शहर में बसने वाली क्या होती है? बस्ती होती है। एक बात याद रखें, यहाँ के लोग उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में काम करते हैं। लिखिएगा यहाँ के लोग यहाँ के लोग उद्योग एवं सेवा क्षेत्रों में कार्य करते हैं। ठीक है, यहाँ के लोग अधिक लाभ कमाने के चक्कर में अपना घर द्वार छोड़कर यहाँ पर आते हैं। ठीक है, ये आधुनिक संरचनाओं और जैसे जैसे देख सुनिए, गांवों से लोग यहाँ पर अच्छा शिक्षा
अच्छा शिक्षा, अस्पताल, अस्पताल, नौकरी के लिए, नौकरी के लिए आते हैं। आने के बाद यहाँ बस जाते हैं। अब बस के वहां पे बस्ती का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। यहाँ पे जब बस जाते हैं तो वहां पे बस्ती का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ठीक है, ये बस्तियां बहुत घनी आबादी वाली होती है, भी लिख लीजिएगा कि यह बहुत घनी आबादी होती है। लिखिएगा यहाँ बहुत, यहाँ बहुत, यहाँ बहुत घनी आबादी होती है, घनी आबादी होती है। आप लोग जानते हैं, और नहीं जानते तो मुसल्लमपुर हाट का एक बार आबादी देख लीजिएगा। किसका, मुसल्लमपुर हाट का एक बार आबादी देख लीजिएगा, आपको औकात का पता लग जाएगा कि कितना घनी आबादी होता है। जल्दी से लिख लीजिएगा, मैं हार जाता हूँ, ठीक ना। चलिएगा, हार जाता हूँ, ठीक है। ठीक है, एक शब्द लिख लीजिएगा, एक शब्द लिखिएगा। यह, यह रेल वाई, यह रेल वाई सड़क मार्ग से, सड़क मार्गों से अच्छे तरीका से जुड़े रहते हैं। ठीक है, अच्छे तरीके से क्या रहते हैं, जुड़े रहते हैं। लिख लीजिएगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। आगे नहीं बढ़ना है, थोड़ा सा ये बता देते हैं ग्रामीण बस्तियाँ। ठीक है, अच्छा ग्रामीण बस्तियाँ क्या होती है, तो लिखिएगा यह, ये लिखना जरूरी थोड़ी है, यह ग्रामीण, यह ग्रामीण बस्तियाँ के उदाहरण है। यह ग्रामीण बस्तियों के उदाहरण मैंने गांव में बसने वाले हैं भैया, सिंपल सा बात है। ठीक है, यहाँ के लोग कृषि, लिखिएगा यहाँ के लोग, यहाँ के लोग कृषि, मत्स्य पालन, पालन एवं पशुपालन करते हैं। ठीक है, यहाँ पर, यहाँ पर स्कूल, अस्पताल, अस्पताल दूर दूर, दूर दूर पर होते हैं। इनके क्वालिटी भी नहीं होता है। ठीक है, ये इनके यहाँ कुछ क्वालिटी भी नहीं होता है, भी बात याद रखना, ठीक ना। ग्रामीण बस्तियां सुगठिता या बिखरी हो सकते, लिखिएगा यह संगठित या, यह संगठित या बिखरित, विकृत भी हो सकती है। एक बात याद रखना है। अब हम आगे बढ़ेंगे, अगला क्रम में क्या लिखा गया है ये देखेंगे। अगला क्रम में क्या हेडिंग है, हेडिंग नंबर होता है सुसंगठित बस्ती, और एक होता है बिखरी हुई बस्ती। ठीक है, एक होता है बिखरी बस्ती। तो एक सुसंगठित बस्ती एक निकट निर्मित क्षेत्र है जहां समतल भूमि उपलब्ध होती है। ठीक है, लिखिएगा कि यह पूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से अनुकूल, अनुकूल वातावरण के अनुसार, अनुसार बनाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर, यहाँ पर आवश्यकता अनुसार, आवश्यकता यहाँ पर आवश्यकता अनुसार, आवश्यकता अनुसार क्या होता है, तो यहाँ पर आवश्यकता जो अनुसार हम होते हैं भैया, भूमि पाया जाता है या भूमि होता है। आवश्यकता अनुसार यहाँ पर भूमि होता है, एक बात याद रखिएगा, ठीक ना। चलिएगा, अच्छा बिखरी हुई वस्तु में क्या होता है, आवास एक व्यापक क्षेत्र में स्थित होता है। क्या होता है, आवास एक व्यापक क्षेत्र में स्थित होता है। यहाँ ज्यादातर पहाड़ी इलाकों एवं जंगलों में होता है। लिखिएगा, यह बिखरी हुई वस्तु, लिखिएगा यहाँ पर आवास, यहाँ पर क्या है, आवास जो होता है, यहाँ पर आवास जो होता है भैया, वो क्या होता है, एक व्यापक क्षेत्र में स्थित होता है। आवास एक, एक व्यापक क्षेत्र में, क्षेत्र में स्थित होता है। क्या होता है, स्थित होता है।
व्यापक क्षेत्र में स्थित होता है, एक बात याद रखना है। यहाँ पर जैसे में एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल में क्या क्या लिखिएगा, जंगलों, जंगलों एवं पहाड़ों पर, पहाड़ों पर रहने वाले बस्तियां। बस बात खत्म, बात खत्म, इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, इससे ज्यादा कुछ, ज्यादा पढ़ना भी नहीं, इससे ज्यादा क्या है, पढ़ना भी नहीं है, एक बात याद रखना, ठीक ना। अब हम पढ़ेंगे यहाँ से परिवहन। परिवहन के प्रमुख साधन कौन कौन से होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। परिवहन के प्रमुख साधन होते हैं आपका, एक सड़क मार्ग हो गया, एक रेल मार्ग हो गया, एक वायु मार्ग हो गया, एक जल मार्ग हो गया। सबसे सस्ता जल मार्ग और सबसे महंगा वायु मार्ग होता है, क्या होता है, वायु मार्ग होता है, ठीक है। तो लिखिएगा, अगर मैं कहूं तो सबसे सस्ता कौन होता है, तो याद रखिएगा सबसे सस्ता जो होता है वो होता है आपका जल मार्ग, और सबसे महंगा कौन होता है, तो वो होता है हमारे नजर से वो वायु मार्ग होता है। कौन होता है, वायु मार्ग होता है। लिखिएगा परिवहन के प्रमुख, सड़क मार्ग लिख लिए, दूसरा में लिखिए सड़क मार्ग हो गया, रेल मार्ग हो गया, लिखिए वायु मार्ग लिखिए, एक वायु मार्ग होता है, एक लिख लीजिएगा जल मार्ग, क्या होता है, जल मार्ग होता है, एक बात याद रखना है, क्या होता है, जल मार्ग होता है, एक बात याद रखना है, ठीक ना दोस्त, यही होता है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता है, ठीक है। परिवहन के प्रमुख चार ही साधन होते हैं। पहला जो साधन होता है, ठीक है, ये चारों साधन मैं बता दिया हूं। पहला जो साधन होता है, ठीक है, ए यार ये क्या हो गया, वायु मार्ग ना बताए क्या हम। चलिए सबसे पहले सड़क मार्ग को देखते हैं, क्या देखते, सड़क मार्ग को देखते, ठीक है, सड़क मार्ग को, ठीक है। चलिए लिखिएगा, यह किसी भी छोटी दूरी को तय करने के लिए, तय करने के लिए बनी होती है, ठीक है। भारत में, भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग एवं एवं ग्रामीण सड़कें, सड़कें पाई जाती है। ग्रामीण सड़क क्या होती है, पाई जाती है, ठीक है। इससे, इससे याता यात यातायात बहुत आसान होता है, क्या होता है, बहुत आसान होता है, क्या होता है, बहुत आसान होता है, एक बात याद रखना है। अच्छा बहुत आसान में क्या होता है, तो भारत में कई राष्ट्रीय और राज्य राजमार्ग लिखवा दिए। ये दो प्रकार के भी होते हैं, धातुयुक्त पक्का और बिना धातुयुक्त कच्चा। लिखिएगा सड़कें, लिखिएगा, लिखिएगा यह पक्की एवं, पक्की एवं कच्ची, कच्ची हो सकती है। गांव में अधिकतर कच्ची होती है, शहरों में इस तरीके से पक्की होती है। शहरों में इस तरीके से क्या होती है, पक्की होती है, ठीक है। एक आता है आप जानते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज, अच्छा थोड़ा सा मैं मिटा के लिखूंगा, लिख लीजिएगा। एक आता है स्वर्णिम चतुर्भुज, क्या होता है, तो लिखिएगा स्वर्णिम चतुर्भुज, लिखिए स्वर्णिम, स्वर्णिम चतुर्भुज। ये क्या होता है, लिखिएगा यह एक ऐसा रास्ता है, यह एक ऐसा रास्ता है जो कलकत्ता, दिल्ली, बम्बई या मुंबई, बम्बई और चेन्नई, चेन्नई को आपस में, आपस में जोड़कर, जुड़ता है, जुड़कर ना जुड़ता है,
क्या होता है, यह आपस में जोड़ के रखता है, ठीक है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, इसे ही स्वर्णिम चतुर्भुज कहा जाता है, और इसके अलावा कुछ नहीं है, और इसके अलावा कुछ नहीं है। एक बात याद रखना है, और कुछ दिक्कत होगा तो हमको बताइएगा, ठीक ना। सड़कों में कुछ ऐसे भी होते हैं जो अंडरपथ कहा जाता है, और जो बाहर उठी हुई संरचना होती है उसे फ्लाईओवर कहा जाता है। जो अंदर, और कभी कभी फ्लाईओवर भी होता है, तो सड़के के ऊपर फ्लाईओवर भी बनाया जाता है, तो इसमें बहुत ज्यादा सोचने योग्य बात ना है। अब आ जाता है रेल मार्ग। क्या होता है, रेल मार्ग। रेल मार्ग क्या होता है, तो लिखिएगा, यह यह भारी यह भारी यह भारी मालवाहक होती है, मालवाहक मालवाहक होती है। यानी कि भारत में सबसे ज्यादा अगर कहीं परिवहन का बढ़िया से मार्ग है तो कौन है, यही है जिसके द्वारा हम सामान भेजते हैं। माने रेल मार्ग जो होती है भारी माल के परिवहन के लिए आदर्श है, यानी कि यह भारी मालवाहक होती है, यानी कि इसके द्वारा कहा जाता है यह लंबी यात्राओं के लिए भी एक बेहतर निकाय है। लिखिएगा, इससे इससे सस्ते में सस्ते में लंबी यात्रा यात्रा किया जा सकता है, क्योंकि बहुत सस्ता होता है, 30 रुपया 60 रुपया में बहुत दूर चल जाएंगे, बहुत अच्छी तरीका से चल जाएंगे, ठीक है। लिखिएगा, भारत की भारत की रेल रेल रेलवे भारत की रेलवे विश्व में विश्व भर में विश्व भर में एक अलग ही एक अलग ही पहचान रखती है। यानी कि विश्व में प्रख्यात है, विश्व में क्या है, यह प्रख्यात है, माने एशिया में सबसे बड़ा है। क्या है, एशिया में सबसे बड़ा। लिखिएगा, यह एशिया में, भारत का रेल व्यवस्था एशिया में सबसे बड़ा है। भारत का रेल व्यवस्था क्या है, एशिया में सबसे बड़ा है। एशिया में क्या है, सबसे बड़ा है। एशिया में सबसे क्या है, बड़ा है, ठीक है। अब जानते हैं कि एशिया में सबसे बड़ा जो, या विश्व में सबसे बड़ा जो है रेलवे मार्ग जो है भैया, वो कहाँ है, तो वो है पश्चिमी रूस जो है, क्या बोलते हैं उसका, ट्रांस साइबेरिया रेलवे पश्चिमी रूस के पीटर्सबर्ग से लेकर ये व्लादिवोस्तोक तक जाती है। लिख लीजिएगा, थोड़ा सा हमको याद आ रहा है, लिखिएगा लिखिएगा, सबसे लंबा सबसे सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरिया है। क्या है, ट्रांस साइबेरिया है। ट्रांस साइबेरिया है, जो जो रूस के रूस के कहाँ से, पीटर्सबर्ग पीटर पीटर्स पीटर्स ये ना रहेगा, ऊपर रहेगा, पीटरबर्ग से व्लादिवोस्तोक तक जाती है। इसका कहने का मतलब होता है कि यह पश्चिमी रूस में एक हिस्सा है, पीटर्सबर्ग से होते हुए व्लादिवोस्तोक तक जाता है। एक बात याद रखना है, पीटर्सबर्ग से लेकर व्लादिवोस्तोक तक जाता है। ये हुआ आपका रेल मार्ग समाप्त हुआ। अब हम देखेंगे आपका भैया वायु मार्ग। वायु मार्ग में लिखिएगा कि यह सबसे सबसे फास्टेस्ट फास्ट गलत, फास्टेस्ट मत लिखिए, यह सबसे सबसे तेजी से यात्रा कराने वाला है, वाला मार्ग है, ठीक है। सबसे तेजी से यात्रा कराने वाला मार्ग है। और आगे लिखेंगे तो ये लिख सकते हैं, बाबू। लिखिएगा, यह सबसे महंगा है, यह सबसे महंगा महंगा यातायात का यातायात का साधन है। क्या है,
सबसे महंगा यातायात का साधन कौन है? तो यही आपका वायु मार्ग है। कौन है? वायु मार्ग है। यह पश्चिमी परिवहन का सबसे तेज और है। यह हेलीकॉप्टर आपदा में लोगों को बचाने के लिए, हम जानते हैं कि इसके आ जाने से बहुत सारे आपदाओं में बच सकते हैं। जैसे कभी कभी मैं कह सकता हूँ कि क्या हो सकता है, तो मैं कह सकता हूँ कि बाबू अगर कहीं बाढ़ आई है तो तुरंत वहां हेलीकॉप्टर के माध्यम से जाइए और वहां पे सामान वामान गिरा के चले जाइए, सामान वामान गिरा के चले जाइए, ठीक है, सामान वामान गिरा के चले जाइए, ठीक। चलिएगा, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा आपसे। जल मार्ग लिखिएगा, जल मार्ग से लिखिएगा, यह यात का सबसे सबसे यह यातायात का सबसे सस्ता साधन है। यानी कि सबसे अगर सस्ता से सस्ता अगर सामान भेजना है ना, तो आप पानी के रास्ते भेज सकते हैं। जो ट्रक देखे ना, एक एक 100 100 200 ट्रक जो है, कंटेनर कहाँ, हजार हजार कंटेनर कहाँ हो जाते हैं, नाव में भर के चल जाते हैं। देखो कैपेसिटी देखो यार, कैपेसिटी देखो, ठीक है। चलिएगा, लिखिएगा, यह पानी के रास्ते, पानी के रास्ते एक देश से दूसरे देश तक सामान ले जाने में मदद करता है। अब मदद माने कैसा? एकदम सस्ता। क्या होता है? सस्ता। मदद माने बहुत सस्ता, ठीक है। इसके भी दो रूप होते हैं, लिख लीजिए, मैं बताता हूं। इसके दो रूप होते हैं। एक होता है अंतर्देशीय। क्या होता है? अंतर्देशीय। क्या होता है? अंतर्देशीय होता है। अंतर्देशीय होता है। एक क्या होता है? एक होता है भैया समुद्री मार्ग। क्या होता है? समुद्री मार्ग। 2 मिनट में बात समझाएं। अंतर्देशीय का मतलब होता है, लिखिएगा, यह देश के अंदर, यह देश के अंदर विभिन्न भागों में भेजने के लिए होता है, भेजने के लिए होता है। लिखिएगा, इसमें इसमें नदियों का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। यानी कि जैसे गंगा है, क्या है? भारत में, अगर मैं भारत की मैं बात करूं, एग्जाम्पल में, जैसे भारत, एग्जाम्पल में लिख दूं भारत। भारत में गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र पर, क्यों? क्योंकि गंगा पर क्या है? NW1 है, इस पर ब्रह्मपुत्र पर NW2 है। एक बात याद रखिए, NW1 और NW2 है, ये बात याद रखिएगा। अंतर्देशीय का मतलब एक देश के अंतर, जैसे कि हमको इलाहाबाद से हमको अगर भेजना है कहाँ, कलकत्ता तक, तो गंगा नदी के थ्रू भेज देंगे, ठीक है। यही काम कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है। चलिए अब समुद्री मार्ग की बात आ गई। क्या है? समुद्री मार्ग। समुद्री मार्ग में छोटा सा बात लिखिएगा, जल मार्ग के बाद समुद्री मार्ग ना लिखे, समुद्री मार्ग तो जरूर लिखा हूँ, कहीं नहीं लिखे, सॉरी। चलो समुद्री मार्ग लिख लीजिएगा, मैं लिख लेता हूँ। समुद्री मार्ग लिखिए। अब हेडिंग क्या लिखेगा? समुद्री मार्ग। क्या लिखेगा? समुद्री मार्ग। समुद्री मार्ग में केवल इतना ही लिखिएगा कि इसका प्रयोग सामान को एक देश से दूसरे देश तक भेजने के लिए किया जाता है। क्या है? भेजने के लिए किया जाता है। क्या है? किया जाता है। कैसे पता है सर? एग्जाम्पल के थ्रू पर कुछ बंदरगाह बनाए गए। क्या बनाए गए? बंदरगाह। लिखिएगा, कुछ देशों में, लिखिएगा यहां पर, कुछ देशों ने इस रास्ते को बंदरगाह से जोड़ दिया है। बंदरगाह से जोड़ दिया है। क्यों? क्योंकि वहां पर कुछ लोग जब जाएंगे जहाज लेकर, तो वहां पे उतरना पड़ता है, सामान को उतारने के लिए खूब
अच्छी तरीका से वहां पर एक बंदरगाह की श्रेणी भी होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं कहूँ भैया, एशिया में सिंगापुर, एशिया में कौन, सिंगापुर प्लस मुंबई बंदरगाह बड़ी फेमस है, मुंबई बंदरगाह फेमस है, ठीक है। उसके बाद एगो न्यूयॉर्क बंदरगाह है, क्या है, एगो न्यूयॉर्क बंदरगाह है, ये भी फेमस है। और उत्तरी अमेरिका के लॉस एंजलिस, लॉस एंजलिस जो उत्तरी अमेरिका का है, लॉस एंजलिस जो बंदरगाह है यह भी महत्वपूर्ण है भैया। और दक्षिणी अमेरिका में रियो डी जेनेरियो, दक्षिणी अमेरिका में क्या हो जाएगा, रियो, रियो डी जेनेरियो, जेनेरियो, रियो डी जेनेरियो भी बहुत महत्वपूर्ण है। और अफ्रीका में डरबन और केप टाउन, अफ्रीका में कौन है, अफ्रीका में डरबन, डरबन प्लस केप टाउन, केप टाउन बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बात याद रखना है, क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक बात याद रखना है। ये कुछ विभिन्न प्रकार के बंदरगाह हैं, ठीक है। चलिएगा अब हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो ये वाई हो जाता है, वाई, वाई में क्या हो जाता है, तो याद रखिएगा यह वाई मार्ग लिख लीजिएगा, वाई मार्ग लिखिएगा। यह सबसे, लिखवाए तो है, यह सबसे महंगा, महंगा साधन है, महंगा साधन है यातायात का। ये तो लिखवाए है ना, सबसे महंगा साधन है यार, ठीक है। ये लिखवाए है ना, ये सबसे महंगा साधन, इसके बारे में अब क्या लिखवाना, इसके बारे में कुछ नहीं लिखवाना है, ठीक है। इसके बारे में कुछ नहीं लिखवाना। अब संचार एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, संचार, ठीक है, संचार कहीं होगा। हाँ, अंतर्देशीय बता दिए, अंतर्देशीय माने देश के अंदर। आ समुद्री मार्ग का मतलब होता है कि जो हम एक देश से दूसरे देश अपना सामान भेजते हैं, ठीक है। चलिएगा अब संचार क्या होता है, संचार लिखिएगा, संचार क्या होता है लिखिएगा, यह एक ऐसा युक्ति है, युक्ति है जो जो पूरे विश्व को, जो पूरे विश्व को जोड़कर रखता है, ठीक है। इसके आने से, इसके आने से, इसके आने से संचार या, संचार या संचार या खबर, खबर बोले तो खबर, खबर या न्यूज, न्यूज एक स्थान से, एक स्थान से, स्थान से दूसरे, दूसरे स्थान तक आसानी से, आसानी से पहुंच जाते हैं, आसानी से क्या होते हैं, पहुंच जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे लिख लीजिएगा। एग्जाम्पल में क्या लिखिएगा, तो लिखिएगा जैसे फोन, ईमेल, ईमेल, नेट, इंटरनेट, INTER, इंटरनेट, इंटरनेट, फोन, ईमेल, इंटरनेट, ठीक है, इत्यादि। क्या होती है, इत्यादि सेवाएं के आ जाने से ये काम होता है, ठीक है। यह संदेश वाहक के रूप में कार्य करता है, क्या है, यह संदेश वाहक के रूप में क्या करता है, काम करता है, ठीक है। जैसे सैटेलाइट फोन हुआ, ये सब सब संचार के रूप में आते हैं, ठीक है दोस्त। अब हम चलते हैं तुरंत इसके बाद NCERT का पूरा बुक निकालते हैं और NCERT का पूरा बुक पढ़ के खत्म करते हैं, लाइन बाई लाइन खाँच खाँच के पढ़ाएंगे, ताकि आपको आसानी पूर्वक पढ़ने में क्या हो जाए, मजा आ जाए, ठीक है दोस्त। NCERT पूरा बढ़िया तरीका से आपको लिखवा दिए हैं, जिसका थ्योरी था पूरा बढ़िया लिखवा दिए हैं। अब NCERT बुक को क्या करेंगे हम, कि पूरी तो अच्छी तरीके से एकदम टिक 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 क्या करेंगे, करते रहेंगे, टिक 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 करते रहेंगे। देख लीजिए, केवल खांचना है, ध्यान देना है, बहुत ज्यादा नहीं इसमें तामझाम करना है। 7 नंबर अध्याय आप जानते हैं कि मानवीय पर्यावरण, बस्तियां, परिवहन और क्या है, संचार है। अध्याय 1 में आप पढ़ चुके हैं कि प्रारंभिक मानव भोजन, वस्त्र एवं आवास के लिए पूर्ण रूप से प्राकृतिक पर निर्भर था। जब मनुष्यों ने जब जन्म लिया धरती पर, तो सबसे पहले प्राकृतिक पर ही निर्भर था, ठीक है। लेकिन लेकिन समय के साथ उसने कौशल विकसित, कौशल का मतलब होता है अपने अंदर इंटेलिजेंट को उत्पन्न किया, काम करना चालू किया। खाद्य पदार्थ का उत्पादन, घर बनाने, यातायात एवं संचार के बेहतर संसाधनों का विकास किया। इस प्रकार उसने अपने आवास के वातावरण को अपने अनुकूल बनाया। मैंने कह रहे थे कि वो जहां रह रहे थे वो अपने अनुकूल बताए। जैसे कि हम लोग क्या है, गर्मी हो रही है, AC बना लिए, गर्मी हो रही क्या बना लिए, AC बना लिए। तो यानी कि
वर्ण के अनुकूल हम लोगों ने अपने आप को ढाल लिया है। बस्तियां करे कि वे स्थान जहां लोग अपने लिए घर बनाते हैं। प्रारंभिक मनुष्य वृक्षों एवं गुफाओं में निवास करते थे। जब उन्होंने फसलें उगाना आरंभ किया तो उनके लिए एक जगह अस्थायी घर बनाना आवश्यक हो गया। बस्तियों का विकास नदी घाटियों के निकट हुआ क्योंकि वहां पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध था एवं भूमि उपजाऊ थी। व्यापार, वाणिज्य एवं विनिर्माण के विकास के साथ ही मानव बस्तियां बड़ी होती गई। नदी घाटी के निकट बस्ती पनपने लगी एवं सभ्यता का विकास हुआ। क्या आपको सिंधु, टिग्रिस, नील एवं वांगहो नदियों के किनारे विकसित हुई है सभ्यताओं का नाम याद है? जी सर, हम जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। मिस्र में मिस्र घाटी की सभ्यता होती है। चीन में वांगहो हुई थी। बस्तियां अस्थाई या अस्थाई हो सकती है। हाँ, बस्तियां अस्थाई और अस्थाई इसलिए हो सकती है, मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। अस्थाई मतलब जान लीजिए, कहीं मान लीजिए कि कभी कभी हम कृषि करने लगे, वहां पे ऐसे हो कि बाढ़ आने लगा तो वहां से छोड़कर हमको बस्ती जाना पड़ेगा, सिंपल बात है। जो बस्तियां कुछ समय के लिए बनाई जाती है उन्हें अस्थाई बस्तियां कहते हैं। अरे घने जंगलों, ये घने माने यार हम कैसे समझाएं आप लोग को, अभी समझा चुके हैं। घर द्वार बनता है तो दो तरीके, एक पलान का घर होता है अस्थाई, एक ईंटा घर होता है अस्थाई हो जाता है, ठीक है। करे घने जंगलों, गर्म एवं ठंडे रेगिस्तान तथा पर्वतों के निवासी अक्सर अस्थायी बस्तियों में रहते हैं। ये वे आखेटक संग्राहक स्थानांतरी कृषि एवं ऋतु प्रवास करते हैं। यानी कि वो लोग क्या करते हैं कि वहां पर किसी प्रकार का अगर आपदा आता है तो छोड़ के शिकार करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। और क्या होता है कि स्थानांतरित कृषि कर, स्थानांतरित कृषि का मतलब होता है कि एक जगह से छोड़ के दूसरी जगह कृषि करना, ठीक है। चलिएगा, अधिकांश बस्तियां आज अस्थाई बस्तियां हैं। इन बस्तियों में लोग रहने के लिए घर बनाते हैं। जैसे पटना अस्थाई हो गया, पटना क्या हो गया? अस्थाई हो गया। लेकिन देखिए अभी जाके देखिएगा तब मेरीन ड्राइव पे बहुत सारे लोगों ने आकर अपना जमावड़ा चालू किया है। लेकिन मैं कह सकता हूं बाबू, एक बात बताऊं कि लोगों ने जो जमावड़ा किया है, क्या उस जमावड़ा सही किया है? क्या वो जमावड़ा सही किया है लोगों ने? तो कहेंगे सर नहीं किया है। क्यों? क्योंकि अभी पानी खत्म होगा, सब लोग चले जाएंगे अपने अपने घर। मैरी का जन्मदिन था। केक काटने के लिए वह अपने मित्रों के साथ गुरप्रीत की प्रतीक्षा कर रही थी। आखिरकार थकी, खांसती और हांफती हुई गुरप्रीत पहुंची। उसने बताया कि अत्यधिक यातायात जाम था। मैरी की मां मिसेस थॉमस ने गुरप्रीत की क्या हो गया यार, पीठ थपथपाकर गहरी सांस भरी। ओह, हमारे शहर में बहुत प्रदूषण है। प्रसाद हाल ही में गांव से आया था। उसने पूछा शहरों में इतना प्रदूषण तथा यातायात जाम क्यों होता है? तो शहरों में बढ़ती आबादी के कारण दिन प्रतिदिन वाहनों की संख्या क्या होती जाती है? बढ़ती जा रही है। सही बात है, जितना आबादी होगी वहां दिन प्रतिदिन वाहन बढ़ेंगे, रोजगार बढ़ेगा, ठीक है। कह रहे कि मैरी के पिता मिस्टर थॉमस ने कहा। मैरी ने पूछा तब लोग शहर क्यों आते हैं? उसकी मां ने उत्तर दिया वे यहाँ नौकरी, बेहतर शिक्षा एवं चिकित्सा सुविधा की तलाश में आते हैं। मैरी ने फिर पूछा यदि इतनी अधिक संख्या में लोग शहर में आते रहेंगे तो ये सारे लोग कहाँ रहेंगे? मिस्टर थॉमस ने कहा यही कारण है कि अत्यधिक संख्या में गंदी बस्तियां एवं अवैध कब्जे वाली बस्तियां दिखाई देती है। ये बहुत बढ़िया बात समझा रहे हैं, ठीक है, जो कि हम आपको अभी लिखवा के आ रहे हैं। चलिएगा, ठीक है। कर कि जहां लोग भीड़ भाड़ एवं अस्वास्थ्यकारी परिस्थिति में रहते हैं। शहरों में जल एवं विद्युत की कमी एक सामान्य समस्या है। प्रसाद ने कहा हमारे गांव में बड़े सिनेमा घर, अच्छी सुविधाओं वाले स्कूल एवं अच्छे अस्पताल नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारी खुली भूमि एवं सांस लेने के लिए ताजी हवा मिलती है। जब मेरे दादाजी बीमार थे तो उनको शहर के अस्पताल में लाना पड़ा था। ऊपर दिए गए संवाद से बस्तियों के दो विभिन्न क्या है चित्रण हमारे सामने आते हैं, ग्रामीण एवं शहरी। ग्रामीण एवं शहरी यानी कि शहर विकसित होता है, ग्रामीण अविकसित होता है, ठीक है। गांव ग्रामीण बस्ती होती है जहां लोग कृषि, मत्स्य पालन, वनिकी, दस्तकारी एवं पशुपालन संबंधी कार्य करते हैं। ग्रामीण बस्ती सघन होती है। नहीं, ग्रामीण बस्ती सघन थोड़े होती है, शहरी बस्ती बहुत ज्यादा सघन होती है, ठीक है। चलिए, कहाँ है ग्रामीण एवं शहरी बस्ती होते हैं। ग्रामीण बस्ती होती है जहां लोग कृषि हो गया। ये ग्रामीण बस्ती सघन या प्रकीर्ण हो सकती है। सघन बस्तियों में घर पास पास बने होते हैं।
प्रकीर्ण बस्तियों में लोगों के घर दूर दूर व्यापक क्षेत्र में फैले होते हैं। यानी कि कभी बस्ती पास पास भी हो सकती है, माने संकीर्ण भी हो सकती है और प्रकीर्ण भी हो सकती है। इस प्रकार की बस्तियां मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्र, घने जंगल एवं अति विषम जलवायु वाले क्षेत्र में पाई जाती है। ग्रामीण क्षेत्र में लोग अपने पर्यावरण के अनुकूलन घर बनाते हैं। अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र में ढाल वाले छत का, अच्छा पहले हम लोग जब बनाते थे घर तो ढाल वाला छत का बनाते थे, लेकिन यही अगर मैं कह दूं कि जहां बारिश ही नहीं होती है वहां पर ढलान वाला घर बनाने के लिए की जरूरत क्या है, वहां पे मोटे मोटे दीवारों का घर बनाना चाहिए, जैसे क्योंकि वहां पे जल्दी से वो गर्म ना हो और हमें क्या हो, हमें बहुत ज्यादा गर्मी की अनुभूति ना हो। ठीक है, चलिएगा। ग्रामीण क्षेत्र में लोग अपने पर्यावरण के अनुकूल घर बनाते हैं। अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र में ढाल वाली छत बनाते हैं, जिन स्थानों में वर्षा के समय पानी को नीचे गिरा दिया जाता है या पानी को रोक लेते हैं। ठीक है चलिए, कह रहा कि जल का जमाव होता है, वहां ऊंचे प्लेटफॉर्म अथवा स्लीट पर घर बनाए जाते हैं। गर्म जलवायु वाले क्षेत्र में मिट्टी की मोटी दीवारें वाले घर पाए जाते हैं, जिनकी छतें फूस की बनी होती है। स्थानीय सामग्री जैसे पत्थर, पंख, चिकनी मिट्टी, तृण आदि का उपयोग घर बनाने में किया जाता है। कह रहा है कि नगरीय बस्तियों में नगर छोटी एवं शहर उनसे बड़ी बस्तियां होती हैं। नगरीय क्षेत्र में लोग निर्माण, व्यापार एवं सेवा क्षेत्र में कार्यरत होते हैं। अपने राज्य के कुछ गांव, नगरों एवं शहरों के नाम लिखिए, तो आप लोग अपने आसपास के गांवों का नाम लिखिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी कहती है तो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला है परिवहन। परिवहन क्या, हम लोगों ने परिवहन का प्रयोग क्यों किया, परिवहन का प्रयोग इसलिए किया क्यों, ताकि हमको एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में आसानी हो, हमारा सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में आसानी हो। ठीक है, वही परिवहन। परिवहन के कई गो होते हैं रूप, जैसे हम आपको पहले ही बता दिए हैं, लिखवा दिए हैं कि एक होता है सड़क मार्ग, एक होता है स्थल मार्ग होता है, एक वायु मार्ग होता है, एक रेल मार्ग होता है, एक जल मार्ग होता है। ठीक है, यानी कि 4 विभिन्न प्रकार के आपको यहाँ परिवहन का रोड देखने को मिलता है। परिवहन लोगों एवं सामान के आवागमन के साधन होते हैं। पुराने समय में अधिक दूरी की यात्रा करने में अत्यधिक समय लगता था। उस समय लोग पैदल चलते थे एवं अपने सामान को ढोने के लिए पशुओं का उपयोग करते थे, बैलगाड़ी, घोड़ा, गधा। पहिए की खोज से परिवहन आसान हो गया। समय के साथ परिवहन के विभिन्न साधनों का विकास होता गया, लेकिन आज भी लोग परिवहन के लिए पशुओं का उपयोग करते हैं। सही कि आज भी लोग क्या करते हैं, बैलगाड़ी होते हैं। ये इग्लू होता है, जो बर्फ के क्षेत्र में जो घर बनाया जाता है उसे इग्लू कहा जाता है। आप बर्फ से बने आवास कहाँ पाते हैं, उन्हें कौन बनाता है, उन्हें इग्लू कहा जाता है। कौन कहाँ बनता है, तो यह बर्फीली एरिया में बनाया जाता है। चलिएगा अगला, कह रहा है कि हमारे देश में सामान्यतः गधे, खच्चर, बैल एवं ऊंट का उपयोग किया जाता है। दक्षिणी अफ्रीका के एंडीज पर्वत के क्षेत्र में लामा का, किसका, लामा, ये लामा ऊंट के तरह ही होता है। ये वही लामा है जिसके खून के में आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। उसी तरह होता है जैसे तिब्बत में याक घोड़ा होता का उपयोग होता है। प्रारंभ में अन्य देशों के व्यापारियों को भारत पहुंचने में अनेक महीने लग जाते थे। वे समुद्री मार्ग से या थलीय मार्ग से आते थे। हवाई यात्रा ने परिवहन को द्रुत बना दिया है। आज भारत से यूरोप की यात्रा करने में केवल 6 से 8 घंटे का समय लगता है। इस प्रकार परिवहन के आधुनिक साधन समय एवं ऊर्जा की क्या करते हैं, बचत करते हैं। समय एवं ऊर्जा क्या करते हैं, बचत करते हैं। ठीक है, चलिएगा। ये कहेगा तबे पता चलेगा समय और ऊर्जा का बचत करते हैं, हम लोग को ना समझ में रहा है? हमारे जहां सर की तबीयत खराब हो गई है। चलिए आगे देख लेते हैं अगला सवाल। परिवहन के 4 मुख्य साधन है, कौन है, एक सड़क मार्ग है, एक रेल मार्ग है, एक जल मार्ग है और एक वायु मार्ग है। ठीक है, चलिए सड़क मार्ग सबके बारे में तो लिखवा चुका हूं ना। कम दूरी यातायात के सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले मार्ग को सड़कें या पक्की एवं कच्ची हो सकती है। ठीक है, मैदानी क्षेत्र में सड़कों का घना जाल बिछा है। मारुस्थल बने एवं ऊंचे पर्वत जैसे स्थानों पर भी सड़कें बनी हुई है। हिमालय पर्वत पर मनाली लेह राजमार्ग विश्व के सबसे ऊंचे सड़क मार्ग में से एक है। कह रहा है कि जो हिमालय पर्वत पर एक मनाली से जो लेह जाया जाता है, हिमाचल प्रदेश के मनाली से लद्दाख के लेह जाया जाता है, वो सबसे ऊंचा राजमार्ग है। ठीक है, भूमिगत सड़कों को भूमिगत मार्ग कहते हैं। फ्लाई ओवर उत्थित संरचनाओं के ऊपर बनाए जाते हैं। फ्लाई ओवर नहीं जानते, पटना में आओ ना, एक फ्लाई ओवर में घूमोगे तो पूरा घूमते ही रह जाओगे। भारत में अनेक राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्ग है। भारत में एक्सप्रेसवे का निर्माण नवीनतम है। स्वर्ण चतुर्भुज महामार्ग दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है। ये कई बार पूछा गया। स्वर्ण जो चतुर्भुजीय है वो किसको किसको जोड़ता है, तो एक दिल्ली को जोड़ता है, फिर मुंबई को जोड़ता है, फिर चेन्नई को जोड़ता है और कोलकाता को जोड़ता है। ठीक है, चलिएगा
अब पक्की सड़कें मने हैंगा चमचमाती आ कच्ची सड़कें मने वही सचिव जी वाला, सचिव जी का देखे हो, सचिव जी वाला। अब रेल मार्ग, रेल मार्ग क्या होता है भैया? रेल मार्ग के द्वारा तीव्रता से एवं कम खर्चे में लोगों का आवागमन एवं भारी सामान को ढोने का कार्य होता है। वाष्प के इंजन की खोज एवं औद्योगिक क्रांति ने रेल परिवहन के तीव्र विकास में सहायता प्रदान की। डीजल एवं विद्युत इंजन ने व्यापक रूप से वाष्प के इंजन का स्थान ले लिया। आप जानते हैं कि भारत में सबसे पहले रेलवे चलाई गई थी 1853 में लॉर्ड डलहौजी के समय, ठीक है, बंबई से थाने के बीच में। सुपर फास्ट रेलगाड़ियों से परिवहन की गति और तीव्र हो गई है। मैदानी भागों में रेल मार्गों का जाल व्यापक रूप से फैला है। उन्नत प्रौद्योगिकी कौशल से दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में भी रेल मार्ग बनाना संभव हो गया है। कह रहा है कि लेकिन इनकी संख्या काफी कम है। भारतीय रेल मार्गों का जाल भली भांति विकसित है, यह एशिया में है। यानी कह रहा है कि हमारे यहाँ जो जाल है जो सबसे ज्यादा एशिया में है, और सबसे बड़ा रेल मार्ग है जो ट्रांस साइबेरिया रेल मार्ग है, वो है कहाँ सर? तो वो है हमारे रूस में। कहाँ है? रूस में, ठीक है। चलिएगा, उन्नत प्रौद्योगिकी कौशल से दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में भी रेल मार्ग बनाना संभव हो गया है। आज हमारा भारत का सिक्किम ही है जो कि रेल मार्ग से थोड़ा छूटा हुआ है, लेकिन इनकी संख्या काफी कम है। भारतीय रेल मार्गों का जाल भली भांति विकसित है, यह एशिया में सबसे बड़ा है। यानी भारत का जो जाल होता, भारत का जो जाल है वो एशिया में सबसे बड़ा रेलवे जाल है। रेलवे क्या है भैया? जाल है, ठीक है। अब आ जाते हैं, क्या आप जानते हैं? ये जो जानते हैं देख लीजिएगा, ये जानना हमारा नहीं लेकिन पढ़ देते हैं। ट्रांस साइबेरिया रेल मार्ग विश्व में सबसे लंबा रेल मार्ग है जो पश्चिमी रूस में से, जो रूस है, रूस के सेंट पीटर्सबर्ग से प्रशांत महासागरीय तट पर स्थित व्लादिवोस्टोक तक जाता है। यानी कि पश्चिम से पूर्व जाता है, पश्चिम में सेंट पीटर्सबर्ग से ये व्लादिवोस्टोक तक जाता है, ठीक है। सबसे पूरा विश्व में सबसे यही रेल मार्ग है। ये पीटर्सबर्ग है और ये आपका व्लादिवोस्तोक है। कई बार तो दिखाए हैं, कितना बार देखिएगा। चलिए, कह रहा है कि जल मार्ग, कह रहा है कि आप पहले पढ़ चुके हैं कि प्रारंभिक समय में परिवहन के लिए जल मार्ग का उपयोग किया जाता था। आप जानते हैं कि नाव का प्रयोग किया जाता था। कह रहा है कि अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए जल मार्ग सबसे सस्ता साधन होता है। ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कह रहा है कि अंतर्देशीय जल मार्ग एवं समुद्री मार्ग। कह रहा है कि नव्य नदियों एवं झीलों का उपयोग अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए होता है। कुछ महत्वपूर्ण अंतर्देशीय जलमार्ग हैं जैसे गंगा और ब्रह्मपुत्र। यानी कि देश के अंदर अगर नदियों में बना कोई रास्ता है तो अंतर्देशीय, या समुद्र का रास्ता किसी और देश में जाते हैं भैया, तो वो क्या हो जाएगा? वो अंतर्देशीय नहीं, वो समुद्री मार्ग हो जाएगा। पर है कि उत्तरी अमेरिका में ग्रेट लेक, ग्रेट लेक कहाँ है? उत्तरी अमेरिका एवं अफ्रीका में नील नदी समुद्री एवं महासागरीय मार्गों का उपयोग सामान्यतः व्यापारिक माल एवं सामान को एक देश से दूसरे देश में पहुंचाने के लिए करते हैं। ये मार्ग पत्तनों से जुड़े होते हैं। पत्तन बने बंदरगाह, जैसे विशाखापट्टनम, कांडला, ठीक, कांडला, पारादीप, हल्दिया, ठीक है, एनोर, तुतीकोरिन, नाहवा हवासा, मुंबई बंदरगाह, ठीक है। विश्व के कुछ महत्वपूर्ण पत्तन हैं। एशिया में सिंगापुर एवं मुंबई, उत्तरी अमेरिका में चलो भाई थोड़ा सा दिखाते हैं बढ़िया से, चलिएगा। कह रहा है कि विश्व के कुछ महत्वपूर्ण पत्तन कौन कौन है? एशिया में सिंगापुर एवं मुंबई है। उत्तरी अमेरिका में न्यूयॉर्क बंदरगाह बहुत बड़ा है, लॉस एंजलिस है। दक्षिणी अमेरिका में रियो डी जेनेरियो है, जो कि अफ्रीका में डरबन है एवं केपटाउन है। ऑस्ट्रेलिया में सिडनी है। यूरोप में लंदन है। क्या आप विश्व के कुछ और पत्तनों के भी नाम बता सकते हैं? हम भारतीय के बता देंगे पूरा। अंतर्देशीय जल मार्ग का फोटो ये है, पहले भी दिखा चुके हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। वायु मार्ग क्या कहता है बाबू? वायु मार्ग, ठीक है। चलिए, वायु मार्ग कह रहा है कि 20वीं सदी के आरंभ में विकसित यह परिवहन का सबसे तीव्र मार्ग है। ईंधन की लागत अधिक होने के कारण यह सर्वाधिक महंगा साधन है। वायु यातायात खराब मौसम जैसे कुहरे एवं तूफान से प्रभावित होता है। यह यातायात का अकेला साधन है जो सर्वाधिक दुर्गम एवं दुरूह दुरूह स्थानों तक पहुंच सकता है, विशेष रूप से जहां सड़क एवं रेल मार्ग नहीं है। हेलीकॉप्टर अगम्य स्थानों एवं संकटकालीन स्थितियों में लोगों को बचाने एवं भोजन, जल, कपड़े एवं दवाएं बांटने के लिए एक बहुत ही उपयोगी साधन है। मैं बहुत बढ़िया से आपको लिखवा चुका हूं, ठीक है।
कह रहा है कुछ महत्वपूर्ण हवाई पतन है जैसे दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट एवं काहिरा, यानी कि यह क्या है, हवाई अड्डे हैं। हवाई क्या है, अड्डे हैं जहां से हवाई जहाज क्या करती है, उड़ान भरती है। हवाई जहाज क्या भरती है, उड़ान भरती है। ठीक है दोस्त, आज हम पढ़ेंगे अगला संचार। संचार कुछ नहीं करता है, संचार पूरे विश्व को जोड़ के रखता है। संचार क्या करता है, पूरे विश्व को जोड़ के रखता है। हम कहते हैं हेलो कहाँ बनी सऊदी, हेलो कहाँ बनी अमेरिका, हेलो कहाँ बनी मुंबई, यानी कि पूरा संचार जोड़ के रखने का क्या करता है, काम करता है। संचार दूसरों के पास तक सूचना पहुंचाने की प्रक्रिया है। तकनीकी विकास के साथ साथ मानव ने संचार के नए एवं तीव्र साधनों को विकसित कर लिया है। चित्र संख्या इतना संचार तंत्र के विकास का वर्णन करता है। संचार के क्षेत्र में विकसित से विश्व में सूचना क्रांति आई है। सूचना प्रदान करने के लिए, शिक्षा तथा मनोरंजन के लिए संचार के विभिन्न साधनों का उपयोग होता है। जैसे आजकल पहले पैसा दे के नाच देखा जाता था, आज फ्री में नाच दिखाती है। यह पहन लेती है, कोनो यहाँ से, कोनो कहती है कि गया है नाप के, अब बड़ी तो मुआदी चाँप के, तो कोनो ढोड़ी दिखा रही है कि ढोड़ी के नीचे 32 GB रैम। मैंने यार ये मैंने भोजपुरी गाना है यार, क्या रील भी जो लड़कियां बनाती है, मैं उनको कहता हूँ कि क्या अच्छे गाने पे बनेंगे तो रील ना चलेगा आपका, चलेगा, लेकिन आप लोगों ने मेहनत ही नहीं करना सोचा है, शॉर्टकट रास्ता अपनाया है। समाचार पत्र, रेडियो एवं टेलीविजन के द्वारा हम बड़ी संख्या में लोगों के साथ संचार कर सकते हैं, इसलिए इनको जनसंपर्क माध्यम कहते हैं। सैटेलाइट से संचार में तीव्रता आई है। तेल की खोज, वनों का सर्वेक्षण, भूमिगत जल खनिज संपदा, मौसम पूर्वानुमान एवं आपदा पूर्व चेतावनी आदि में सैटेलाइट सहायता होते हैं। अब हम इंटरनेट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक्स, मेल या ईमेल भेज सकते हैं, हाय हेलो कर सकते हैं, वीडियो कॉल देख सकते हैं। आज सेलुलर फोन के द्वारा वेतार टेलीफोनिक संचार अत्यधिक लोकप्रिय हो चुका है। इंटरनेट के माध्यम से विश्व भर में केवल सूचना एवं ठीक है, कहाँ है, इंटरनेट के माध्यम से विश्व भर में केवल सूचना एवं परस्पर समीपता ही नहीं मिलती, अपितु इनसे हमारा जीवन अधिक सुखमय हो बन गया है। अब हम घर बैठे ही रेल, हवाई जहाज एवं सिनेमा या होटल तक के लिए टिकट आरक्षित करवा सकते हैं। संपूर्ण विश्व में इस प्रकार के लोगों के बीच, लोगों एवं सेवाओं तथा संस्थाओं के बीच तीव्र गति से आपसी संपर्क संभव होने के कारण आज हम एक बृहद विश्व समाज के रूप में विकसित। सही बात है, अगर कुछ भी होता है तो यहाँ से कह देंगे बबुआ मम्मी भाग जैसे बाढ़ आवे लिए, वो कही कि बबुआ आई जा मत तो ये बाढ़ आवे लिए। हम कह, मम्मी हमारी कह रही थी कि बाबू छोड़ दा पटना, टीविया में दिखावा था खूब पटना में बाढ़ आयल बा। कहनी कि मम्मी बाढ़ आयल नु बा, बहुत नहीं खिन में हम माँ माँ होती है यार, तुम लोग कभी माँ को दुख मत देना यार। देखो यही संचार जोड़ने का माध्यम होता है। ये संचार मैंने पूरे विश्व को जोड़ कर रखता है। ये तुम्हारे लिए नहीं है, देख लिए हो, ठीक है, पहले भी इसको दिखा दी है, 20 बार एक ही चीज को दिखाना जरूरी नहीं है। ठीक है, आओ थोड़ा सा देख लेते हैं ये सही गलत का जवाब क्या कह रहा है। ठीक है, चलिए, कह रहा है कि इनमें से कौन संचार का साधन नहीं है। संचार का, टेलीफोन है, पुस्तक है, मेज, मेज ना है, मेज क्या करेगा भाई, वो कैसे एक सूचना पहुंचाएगा। इनमें से कौन सा सड़क का भूमिगत निर्माण है। फ्लाईओवर, फ्लाईओवर तो ऊपर है भैया। एक्सप्रेसवे, सबवे, एक्सप्रेसवे है। किसी द्वीप पर पहुंचने के लिए निम्न में से कौन सा यातायात का साधन उपयुक्त है। सबसे पहले हम जहाज लेंगे, क्या लेंगे, जहाज। ठीक है, कर यातायात का कौन सा साधन पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता है। साइकिल, बस, हवाई जहाज। साइकिल को वो करेगा, हो साइकिल को वो करेगा, नहीं करेगा। तो यानी कि ये रहा बुक, ये रहा आपका एक अगला चैप्टर, क्लास 7th खत्म हुआ। अब हम पढ़ेंगे क्लास 8। क्या पढ़ेंगे, क्लास 8 पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें, आपका अपना ही परिवार है, आस एजुकेशन परिवार। ठीक है दोस्त, बाय बाय।